अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज ख़ानदानी मसाइल पर क्या नोक झोंक हो रही है, मुलाकात आपकी करवा रहे हैं कर्नल कुद्दूस और उनकी फैमिली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी फरीद, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। नोक झोंक क्या होनी है फरीद, असल में तो ये जो गर्मी शुरू होती है, गर्मी का मौसम जब शुरू होता है तो लोगों की तबीयतों में भी खामखा गर्मी पैदा हो जाती है जी हाँ, ऐसी सूरत हाल बन जाती है हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे जी कि हर कोई दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। बिल्कुल, ये मैं महसूस करता हूँ कि शायद ये सड़कों के ऊपर ट्रैफिक की वजह से या ये इतना टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसकी वजह से सभी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है, और यही जो सूरत हाल है वो घरों में भी पैदा हो जाता है। आजकल हमारे यहाँ भी माशाल्लाह ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। तो बच्चों के साथ आजकल फुल लड़ाई चल रही है। वो मिसाल दी जाती है कि 4 बर्तन भी घर हों साथ में तो वो भी खनकते हैं, तो घर की वैसे खूबसूरती भी यही कि नोक झोंक चले, लेकिन ये इतनी शिद्दत ना इख्तियार कर जाए कि जिसमें मामला हाथ से निकल जाए। जब खानदान की बात हो ना तो शिद्दत आ ही जाती है। इनके खानदान की शादी दूर तलक मैं गई हूँ और मेरे घर की शादी में ये जाना पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा, मसला क्या है? मसला क्या होना है, मौसूफा के कजन के बेटे की शादी है। तो चाह रहे हैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने भाई की ख्वाहिश के मुताबिक ये चाह रहे हैं कि बच्चे भी सारी फैमिली चले और मेहंदी वाले दिन जाए, शादी वाले दिन भी उधर ही रहे, वलीमे वाले दिन भी उधर रहे, यानी 4 दिन का बाकायदा वहां पे कयाम सोच लिया है। तो इसमें कबाहत क्या है? भाई कबाहत क्या हो रही है फरीद, अब बच्चों के अपने शेड्यूल हैं, अपने अपने प्रोग्राम हैं। बच्चे जो हैं वो अब शहर में पले बढ़े हुए हैं, तो वो गांव इतने दिन रहना अगर नहीं पसंद करते तो भाई लड़ाई किस बात की है। मौसूफा तो फौरी तौर पे ऐसी सूरत हाल में सारा मुद्दा बहू पे डाल देती है। मुद्दा मैं नहीं डाल रही, ये आपकी बहू ही मेरे बेटे से कह रही है कि हमने नहीं जाना। अम्मी, खुदा के लिए जरा ये तो सोचें कि 4 दिन गांव में कैसे रहा जा सकता है। ना तो वहाँ पे कोई ब्यूटी पार्लर है। चले, पहले दिन तो हम यहाँ से तैयार होके रेडी होके वहाँ चले जाएंगे, बाकी के दिन मेकअप कहाँ से करवाएंगे अम्मी? जहाँ से मैं करवाऊंगी वहां से तुम भी करवा लेना। क्यों जी? यानी बच्चियों के साथ बाकायदा आडा लगाया हुआ है। एक बच्ची अगर कह रही है कि मैं वहां पे जाके नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी, तो वो शहरों में पैदा हुए पले बड़े बच्चे हैं, वो नहीं अगर गांव में 4 दिन रहना चाहते तो क्यों जिद लगाई हुई है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं ना जी कि अगर शादी पे जाना है, एक हाजिरी होती है, आपका वो भाई है, फर्स्ट कजन है, आपकी बड़ी प्यार मोहब्बत है उसके साथ, आप और आपका भाई वहां जाके रहे 4 दिन, वो बच्चे आ जाएंगे 1 दिन के लिए शादी के रोज, वहां शादी अटेंड करके वापस आ जाएंगे। आप क्यों फोर्स कर रही हैं कि जी वो भी 4 दिन ही उधर रहे? बिल्कुल कर्नल साहब, हमारा इकलौता बेटा है ना, तो उसका भी इकलौता बेटा है। अगर वो इसकी शादी में आकर 4 दिन यहाँ रह सकते हैं तो इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है? अम्मा, वो तो गांव के लोग हैं, शादियों पे जाके हफ्ता हफ्ता डेरा डाल लेते हैं। हम क्यों किसी पे बोझ बने? शादी अटेंड करनी है ना, मैं और पिंकी जाएंगे 1 दिन के लिए और वापस आ जाएंगे। किस बात का बोझ? वो मेरा भाई है, मुझ पे जान छिड़कता है वो। यार इस बात का तो कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाएगा, खुश होगा, मगर अपने बच्चों की भी तो मजबूरी देखनी चाहिए। जी हाँ, वो बच्ची भी अगर कह रही है कि मैं वहां कंफर्टेबल नहीं रहूंगी 4 दिन के लिए, तो बच्चों की सुननी चाहिए। अच्छा, बड़ों की नुमाइंदगी तो हो रही है, बीबी आप जा रही हैं, कुद्दूस आप जा रहे हैं, नुमाइंदगी हो जाएगी, बच्चों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। हमारी फैमिली बहुत बड़ी, हम 4 तो जी हैं, अगर ये भी नहीं जाएंगे तो कैसे सजेगी शादी? सही कह रही है बिटिया रानी आपी, हम लोगों को जाना चाहिए। सजाद भाई ने मेहंदी पर भी खाने का इतना बंदोबस्त किया हुआ है कि अगर हम लोग ना गए तो खाना जाया जाएगा। अब्दुल सलाम, खाने पीने के अलावा तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद है? ना तुम बागों में फूल लगे देखते हो, ना पहाड़ों को टच करते हुए वो बादल देखते हो, ना वो समंदर की बेरहम लहरें देखते हो।
हाँ, तुम अंधेरे में चमकता हुआ 14वीं का चांद देखते हो, तुम सिर्फ ढक्कन उठाकर हांडी देखते हो। अब्दुल सलाम, सिर्फ खाने के लिए गांव ना चलो, गांव हरियाली देखने चलो, ताजा हवा लेने चलो, चलो चलो मोची दरवाजे चलो। बल्कि मैं तो कहता हूं कि सारे ये सोच के गांव चलो कि वहां रात को तेंदुआ भी आता होगा। मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। फरीद साहब जी, बड़ा मेरा शौक है कि तेंदुओं के आगे मैं डर के भागूं। तेंदुओं के आगे तेंदुआ पीछे पीछे, मैं आगे आगे, और फिर वो मुझे पकड़ ले और शोर मचा दे। मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। भाई साहब, उसे आपको खाने से फुर्सत मिलेगी तो वो शोर मचाएगा ना, पकड़ लिया पकड़ लिया। हाँ, मेरा शौक तो बड़ा गलत है। देखिए, बात ये है कि अगर बच्चे आपके साथ गांव नहीं जाना चाहते तो आपको इस बात का फड्डा नहीं बना लेना चाहिए। बीबी जी चले मान जाए आप, 4 दिन की तो बात है, वो मेरा ही गांव है जहां आप लोगों ने जाना है। चलो आपके बहाने मैं भी अपने बच्चों से मिल लूंगा। क्यों जी? यानी हर शख्स अपने अपने मफाद के साथ बंधा हुआ है। हाँ बस जी, किसी को खुराक का मसला है, कोई शिकार करना चाहता जी है, हाँ। कोई अपने बच्चों से मिलना चाहता है, किसी को पार्लर ना होने का शिकवा है। जी हाँ जी हाँ। और अपने मफाद के लिए कोई दूसरे की मजबूरी नहीं देख रहा। खुदा के लिए इस तरह की चीजों से, इस तरह की छोटे छोटे मसाइल से घर में फड्डा नहीं बना लेते, घर का सुकून नहीं तबाह कर देते। 1.5 हफ्ता हो गया है फरीद साहब कि इस खातून ने सिर्फ इस वजह से बहू को बुलाना छोड़ा हुआ है, बेटे के साथ मुंह बनाया हुआ है। यार, खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। वैसे बाबी, ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, इतने मसाइल वाली बात नहीं है। अगर मिल बैठकर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, बच्चों की बात को देखें, आप भी देखें, तो सब मिलकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। इतने बड़े मफादात तो नहीं है जिसके ऊपर घर का सुकून बर्बाद किया जाए। यही मैं मौसूफा को समझा रहा होता हूँ फरीद। सारा दिन हर बात पे ये बताना पड़ता है कि ये कोई इतनी अहम बात नहीं है जिस पे आप नाराज हो रही हैं, जिस पे आप मुंह फुला के बैठ गई हैं, जो पहले ही काफी फूला हुआ है। बाबा, जलती पे तेल तो ये मामू डालते हैं। अम्मी के पास से गुजरते हुए कहते हैं कि सजाद भाई के गांव की बर्फी इतनी लजीज है। कभी कहते हैं कि सजाद भाई के घर में मकई की रोटी और साग में मक्खन डाल के खाया था। और यार, खाने की तारीफ करना है, इसमें हर्ज भी क्या है। फरीद साहब, सजाद भाई की बेगम हमारी भाभी चाटी की नमकीन लस्सी ऐसी पिलाती है कि सीने में ठंड पड़ जाती है। वो तो उस गांव का हकीम ऐसा खालस नीला थोथा बेचता है कि सारा जिस्म ठंडा हो जाता है। भाईजान, वो हकीम पिछले साल ट्राली के नीचे आ गया था। तो मत जाओ गांव, इस साल ट्राली के नीचे तुम आ जाओगे। नहीं दुरानी, ट्राली इसके नीचे आ जाएगी। कर्नल साहब, कुछ खुदा का खौफ खाओ। दोनों बहन भाई अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए घर में बेसुकूनी पैदा कर देते हो। वैसे मोहतरमा, ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, क्यों आप इतना फड्डा डाल रही हैं? चले ठीक है जी, मैं अभी बीमारी का बहाना लगा देती हूँ, मैं भी नहीं जाती शादी पे। क्यों जी? ये अपनी तरफ से इस मसले का हल निकालना है। यानी मसले को और पेचीदा करना चाह रही है। लेकिन ये तो हल नहीं है। वही अर्ज कर रहा हूं ना कि ये खवातीन जो है ना जी, इनको मसले को सुलझाना भी नहीं आता। यानी सुलझाओ ही ऐसा बताना है कि ज्यादा पेचीदगी पैदा हो जाए। अच्छा, ये कोई मसला इतना नहीं है। वैसे मैंने देखा है बीबी कि जो लोग गांव में पैदा होते हैं, वहां पे पले बड़े होते हैं, वो शहर जब आते हैं तो आने के बाद वो दोबारा गांव चले जाते हैं, वो पसंद करते हैं, वहां एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो शहर में पैदा हुए हैं, जिनकी तालीम जो है शहर में हुई है, वो गांव जाना पसंद नहीं करते, वो बोर हो जाते हैं। 1-2 दिन के लिए जाते हैं और उसके बाद वो ये सवाल करते हैं कि हम वहाँ करेंगे क्या, हम वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहे। बिल्कुल सर, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी। और वैसे भी देखें, अपनी अपनी मसरूफियत है। अब एक शादी के लिए बच्चों के साथ हम नहीं झगड़ा कर सकते और ना ही नाराज हो सकते हैं।
वो बच्चे ने भी ऑफिस जाना होता है अपने, वो भी कह रहा है कि भाई ये 3-4 छुट्टियां जो हैं वो मेरी कंपनी वाले बर्दाश्त नहीं करते, एक आध छुट्टी तो चलो बनती है वो कर लेंगे। और वो बच्ची भी जो है वो भी अब ये मसाइल अब पैदा हो चुके हैं, ये ब्यूटी पार्लर वाला मसला, तैयारी वाला मसला। अब ये इनका तो दौर नहीं है ना, गाड़ी शीशे के सामने मुंह टेढ़ा वेढ़ा किया और लिपस्टिक लगाई और निकल गए। अब और चीजें सामने आ हाँ गई। जी। विद एक्सक्यूज भाईजान, वो अब कब गांव रहा है? सारी सहूलतें तो उधर आ गई हैं, इंटरनेट भी आ गया है और कोने पे बट कढ़ाई भी खुल गई है। ओह माय गॉड, मेरा भी गांव जाने का इंटरेस्ट खत्म कर दिया है। अगर कर्नल साहब गांव के कोने पे बट कढ़ाई खुली है तो मैं शर्त यह कहता हूं कि तेंदुआ वहां नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि तेंदुआ पका हुआ गोश्त पसंद ही नहीं करता, वो कच्चा गोश्त खाता है। इसलिए तो तेंदुआ ने मुझे सारी उम्र मुझे चक नहीं मारा, वो मुझे समझता है ये रोस्ट हुआ है। रोस्ट हुआ है। वैसे बेटा अगर माँ बाप की शदीद ख्वाहिश हो तो उससे मान भी लेना चाहिए, अपने फैसले पे नजरसानी करें। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आप वजारत उज़्मा के ओहदे से नाअहल हुए थे, आपकी हुकूमत तो मौजूद थी, आपके बाद राजा परवेज अशरफ वजीर आजम आ गए थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब मैं ही वजारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं रहा तो मेरे लोते हुकूमत डिग पई ना, बल्कि डिग पई टठे खोज। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं पीटीआई और पीडीएम की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा और साबिक़ वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये समझता हूँ कि आपने मुझे आज बड़े अहम मौके पे दावत दी है, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात हो रही है और वो है कि इलेक्शन का क्या फैसला होगा। जी जी। तो आपने देखा फरीद साहब, हमने तो कदम बढ़ाया है, चूँकि अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी है वो सबके सामने है। सबके कुर्बान बन जाए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत कायम है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से है। कुर्बान भुट्टो, सदके बन जा, सदके बन जा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप माशाल्लाह आज भी भुट्टो से और पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। गिलानी साहब, मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला? क्योंकि पीटीआई ने तो ये रिपोर्ट जमा करा दी है कि इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि ये कोई आज की बात नहीं, हम तो हमेशा से यही कहते हैं कि हर चीज़ का हल जो है वो बातचीत से है। हम अपने सारे मसाइल बातचीत के ज़रिए हल कर सकते हैं। सदके बन जा, क्या सोनी गाल की थी। तो हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हमने आपके सामने मुज़ाकरात किए भी हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक सूबे में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात। अब इलेक्शन की तारीख जो है वो हम मिलके डिसाइड कर लें। बिल्कुल गिलानी साहब, इकट्ठे होना चाहिए थे इलेक्शन। ये देखे ना, जब गंदम की कटाई मुल्क में इकट्ठी होती है, इस दफा ईद भी इकट्ठी हुई है, तो इलेक्शन भी इकट्ठे होने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन जरूर हो, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं, सदके। क्योंकि हम जमहूरियत के मानने वाले हैं और आपके सामने हम लोगों ने जमहूरियत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। आपकी भी बड़ी कुर्बानी है। जी, आप सब जानते हैं कि मुझे वज़ारत उज़्मा के ओहदे से फारिग कर दिया गया और एक अजीब व गरीब सी सज़ा के तहत मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उमर अकमल को क्रिकेट टीम से छोटी सी वजह से निकाल देते। कुर्बान बन जा।
तो गिलानी साहब, इस वक्त तो ख्वाजा आसिफ ये मुतालबा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली हो या फिर आपकी नाअहली, इस पर एक तहकीकाती कमेटी बनानी चाहिए, अदलिया से जवाब तलब किया जाना चाहिए। देखे, हम तो फिर भी कंप्रोमाइज करने वाले लोग हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो हो चुका वो हो चुका। आप अब हमसे ही कुछ सीख लें, सदके आप इन वाकयात से ही कुछ सीख लें, वाह रे वाह, चूँकि अब तो मेरी नाअहली ख़त्म हो चुकी है। सदके ख्वाजा आसिफ साहब, मेरा ख्याल है कि 5 साल जब मैं नाअहल रहा, वो पता नहीं सोते वो ये मुतालबा उस वक्त कर रहे हैं जब मेरी नाअहली की मुद्दत पूरी हो चुकी है। वो एक पंजाबी का खान है, बुए आई जंज ते विनो कुड़ी दे कान। सदके वजह, क्या मिसाल देती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वैसे तो नून लीग के साथ जब से मिसाक जमहूरियत हुआ है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम एक दूसरे के नताइज को बड़ी फराख दिली से मानते हैं। मगर ख्वाजा साहब की इस बात पे मुझे थोड़ा सा धचका लगा है कि ख्वाजा साहब को उस वक्त होश आई है जब मेरी नाअहली ख़त्म हो चुकी है। चलें, देर आए दुरुस्त आए गिलानी साहब। जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि फरीद साहब, मैं समझता हूँ कि मेरी हुकूमत गिराना एक इंतहाई अहम वाक़या था, और मैं ये भी कहूँगा कि ये दीवारें बर्लिन गिराने के बाद गिराने का दूसरा बड़ा वाक़या था। लेकिन गिलानी साहब, आपकी हुकूमत कहाँ गिराई गई थी? आप वजारत उज़्मा के ओहदे से नाअहल हुए थे, आपकी हुकूमत तो मौजूद थी। आपके बाद राजा परवेज अशरफ वजीर आजम आ गए थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। देखे, जब मैं ही वजारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं रहा तो मेरे लोते हुकूमत डिग पई ना, बल्कि डिग पई टठे खोज। वो क्या कहते हैं, जब हम ही न महके तो साहिब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। वाह वाह, सदके वजह शाहजी, सदके वजह। अच्छा गिलानी साहब, छोड़े इस बात को, आप तो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा रहे हैं, ये मुज़ाकरात में पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी? देखे, ये मुज़ाकरात जो है ये बिल्कुल ऐसे ही हुए हैं जैसे खाया पिया कुछ नहीं, जग तोड़ा 12 गिलानी साहब, जग नहीं गिलास तोड़ा 12 ने। देखे, इमरान खान का जितना खिलारा है वो गिलास में पूरा नहीं आता। उसके लिए कम से कम जग की जरूरत है। बल्कि मैं तो यूं कहने वाला था कि खाया पिया कुछ नहीं, पतीला तोड़ा 12। यानी तरमीम की और तरमीम पर मजीद तरमीम कर दिया आपने। जी हाँ। तो देखे, बात यह है कि हमने तो हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि हम मुज़ाकरात को कामयाब बनाएं, चूँकि हम लोग तो बातचीत पे यकीन रखते हैं, मगर सारी कौम जानती है कि इमरान खान जो है वो किसी से बात करने के रवादार नहीं। वो तो आपको याद होगा कि बतौर वज़ीर आज़म असेंबली में ऐसे आते थे जैसे शादी पे दूल्हे का फुफड़ आता है। गिलानी साहब, ये फुप्पड़ कैसे आता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान आता है। अव्वल तो किसी से सलाम नहीं लेता, तो अगर कोई सलाम कर दे तो मुंह परे करके हाथ मिलाता है। ऐसे शख्स से कोई पूछ लेना, जनाब क्या हाल है, ठीक ठाक है, तो आगे से ये जवाब देता है, तेनू मैं बीमार नजर आता हुआ। ऐसे आदमी से कोई कहे कि मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, तो वो कहता है कि तेनू खुशी हुई है तो बाकी मैनू वेख के रोन लग पे। ये बंदे ने कहा ना सारा आराम कर लो, मैं क्यों करा आराम भी, मैं बजरी का ट्रक लाया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ये देखिए, एक हाथ से नहीं बज रही, ये भी एक हाथ खिलेगा नहीं बजेगी, ये देखे बजनी शुरू। लेकिन गिलानी साहब, इमरान खान का अगर मिजाज ऐसा है तो वो खुद तो थे ही नहीं मुज़ाकराती टीम में, उनके लोग थे, पार्टी के लोग थे इसमें। देखे, वो जो लोग उनके बैठे हुए थे वो किसी बच्चे की वो डिंकियां थी जिनको जितनी चाबी दी जाए वो उतनी ही चलती है, और वो बच्चा इमरान खान है।
गिलानी साहब, अब आप नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आपने तो शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया की सेहतयाबी के लिए भी दुआ करवाई। देखे फरीद साहब, हम तो सबके लिए दुआ गो है। शाह जी मेरी शादी वास्ते भी दुआ कर दो। इसके लिए दुआ की जरूरत नहीं, बल्कि किसी बेवकूफ औरत की जरूरत। आया गिलानी साहब, छोड़े इन बातों को। अफवाहें तो ये भी रही हैं कि आपकी पीडीएम के अंदर इस मुज़ाकरात को लेके दरारें थी, इत्तेफाक नहीं था कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किए जाएं या ना किए जाएं। देखे फरीद, एक बात याद रखें, इलेक्शन से पहले तक अल्लाह के फजल से हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। अच्छा, इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। अच्छा, चूँकि पीपल्स पार्टी इस वक्त इंतहाई मकबूल जमात बन चुकी है। वाह वाह। बल्कि यूँ कहिए कि इस वक्त हर शख्स पीपल्स पार्टी और लाल दुआना चाहता है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नौजवान मिनिस्टर और ज्यादा जो दौरे करता है वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। चाचा जी, यार इस मुंडे नूं तुसीं बात क्यों नहीं करदे होए? चार तुसीं एडे एडे जने बैठे हो, तुहाडे कोलों ये काबू नहीं आंदा। अच्छा यार, आज जुम्मा है, चाचा सीआईडी नजर नहीं आ रहा है, इसने मुखबरियां देनी थी ਉਹ आज। ਭੈਣ ਜੀ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੂਲੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੂਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। वैसे फरीद साहब जुमा हमेशा जंज नाल होता है, कितने हाँ। बगल विआह ते गया होना है। नहीं यार, जब मैं आया था मैंने चाचा को खुद देखा घर के अंदर दाखिल हो रहा था। अगर घर में मौजूद हैं तो आवाज दे के बुला लेते हैं। मैं कहा चाचे ओ, चौधरी इल्मदीन साहेब, चाचा सीआईडी और किस बात का शोर मचा रहे हो? घर ही हैं, घर ही हैं। ਚਾਚਾ ਸੀਆਈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਓ। बाहर आयो, केड़ी बारिश हो रही है? बारिश नहीं हो रही तो क्या बंदर का तमाशा हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर अस्सलाम खैरियत है? वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, मेरे दरवाजे में पुलिस ने गड्डी मार दी है। इसमें गाड़ी किसने मारनी है? इसको तो अखरोट मारो तो दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूट जाता है और तुम अखरोट उठा के दौड़ जाते हो। फरीद ठीक ठाक हो, सेहत तबीयत ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है, बस आपको याद कर रहे थे। बड़ी मेहरबानी आपकी, माशाल्लाह। मैं भी इंतजार करता रहता हूँ कि ये लोग कब आएंगे, क्योंकि अकेले घर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ ना। अंदर से आपकी आवाज नहीं आती? कोई टोया शोया बनाया रहने वास्ते? यार आवाज तो तभी आएगी ना जब कोई बात होगी। तो अंदर कोई बात करने वाला होता नहीं है, काम वाली भी चली जाती है। इसलिए मैं फिर अकेला ही बैठा होता हूँ। सुनाओ गोगे, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह चाचा। आज तो बड़े रांझे लग रहे हो। जी है तो रांझा, मगर हीर नहीं मिल रही। हीर कहाँ से मिले? वो बेचारी डरती नहीं मिलती। क्यों जी? क्योंकि उसे इस रांझे के लिए चूरी टप में बनानी पड़ेगी। फरीद, हीर रांझे से याद आया, एक ऐसी मुखबरी है कि 35 साला लाजवाल दास्तान इश्क मौजूद है उसमें। अच्छा, हीर रांझे की मुखबरी है? पुराने हीर रांझे की नहीं, अच्छा। आजकल के हीर रांझे की है। पीपल्स पार्टी के एक पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत और मारूफ औरत के साथ शादी कर ली थी काफी अरसा पहले। अच्छा। फिर उनकी आपस में तलाक हो गई। बाद में मालूम हुआ कि तलाक एक सरकारी अफसर की वजह से हुई है। अच्छा। क्योंकि उस खातून ने उस सरकारी अफसर से शादी कर ली थी। साल हुआ है कि वो सरकारी अफसर अल्लाह को प्यारे हो गए। जब वो सरकारी अफसर अल्लाह को प्यारे हुए हैं ना,
तो वो खातून फिर उसी सियासतदान को प्यारी हो गई। ओए, इतना पुराना इश्क जाग पड़ा। यही तो दास्तान इश्क है। 35 साल बाद वो टिच बटन फिर इकमिक हो गए और इस इकमिक वाक़े की गुफ्तगू आजकल उस सरकारी अफसर के सरकारी दोस्तों में बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ तो दांतों में उंगलियां ले रहे हैं कि 35 साल बाद यार, और कुछ हंस भी रहे हैं। इश्क सच्चा हो तो फिर ऐसा हो जाता है। हाँ, कुछ लोग हैरान भी हैं कि आजकल ज्यादातर बुढ़ियों को बड़ी आखिर आई हुई है। सच्ची बात है, मैं तो खुद इस खौफ से बाहर नहीं निकलता कि किसी पे नजर पड़े तो वो ये ना कह दे कि बाबे नु की आखिर आई हुई। अच्छा करते हैं। ओहो, बुजुर्गों की शादियां होती जा रही हैं, हम तो सिर्फ अपने बाल ही सवारी जा रहे हैं। अपने जाती बाल सवारें तो आपकी भी शादी हो जाए। आपने मुतरे बाल तो सर पे रखे हुए। बड़ी बात है, 35 साल बाद इश्क वापस हो गया। मेरा तो इश्क ही 2.5 महीने चला सिर्फ। 2.5 महीने भी चल गया तो बड़ी बात है, वरना आपका तो इश्क नजर पड़ते ही खत्म हो जाना चाहिए। चले छोड़े इन बातों को। चाचा कोई और मुखबरी है तो वो भी बताएं। फरीद, दूसरी मुखबरी भी मजाया से ही है। अच्छा। एक हमारे नौजवान मिनिस्टर हैं, स्मोकिंग करते हैं। अच्छा। मगर इस सिगरेट नोशी का उनके बुजुर्गों को नहीं पता। अच्छा। अब वो सिगरेट को एंजॉय करने के लिए ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। मगर घर से बाहर रहने से भी बात नहीं बनती। अच्छा। क्योंकि बुजुर्गों ने उनके साथ अपने प्राइवेट गार्ड भी लगवाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें थ्रेट भी है। अब वो प्राइवेट गार्डों के सामने भी स्मोकिंग करने से इज्तनाब बरतते हैं, इसलिए फिर ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री के दौरे करते हैं। सिर्फ सिगरेट के लिए, सिगरेट पीने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। वैसे सीआईडी साहब, नौजवान मिनिस्टर और ज्यादा जो दौरे करता है वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। चाचा जी, यार इस मुंडे नु तुसी बात क्यों नहीं करदे होए? चार तुसी एडे एडे जने बैठे हो, तुहाडे कोलों ये काबू नहीं आंदा। एक आप लोगों के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि आप शो लेके हमारे चौक में आ गए हैं। चले आपको अपनी सीआईडी की हुई जो है उसकी रिपोर्ट दे दिया करो। ऊपर से वो मुझे बेइज्जत करवाने के लिए तो ला हुआ है। अच्छा, आप ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं। मैं तो आपकी बातों से कड़ियां मिलाता हूं, तस्वीर बन जाती है। बिलावल ही है ना? नहीं नहीं नहीं, मुखबरी मैं देता हूं, रिजल्ट तुम निकालने शुरू हो जाते हो, और वो भी गलत मलत। ये मुखबरियों का मामला है, कोई कसौटी नहीं हो रही। खुदा हाफिज। अच्छा, नहीं नहीं, नाराज हो। चौधरी इलमदीन साहब नाराज हो गए। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कभी भी आप यूरोप में या किसी मुहज्जब मुआशरे में किसी को ये इस आवाज में नहीं बुलाते हुए, और डेविड कम ऑन कम ऑन। यहां आप हर दूसरे तीसरे जगह के ऊपर लाजमन ये सुन, शीदे आ जा, इधर आ जा। अपना फरीद सियाना साहब। जी जनाब। यार जब कुछ सियानी बात करनी हो ना तो फिर मुझे किसी सियाने बंदे का ही चुनाव करना पड़ता है। तो सियाना बंदा तो जीजी कहता है ये लो भी 200 तुम लो, 300 तुम लो, 400 तुम लो। वो सियाना नहीं, वो सखी होता है। अब अच्छे रहे हो, वो सियाना नहीं होता, वो सखी होता है, बल्कि सखी सरवर होता है। यार सखी सरवर से याद आया, जो को 500 लेना जरा। अच्छा यार, मैं असल में एक बात करनी चाह रहा था। मैंने एक ऐसी सीन देखा, हाँ। तो मेरे ज़हन में आया कि हम पहले भी
किसी वक्त करते हैं बात, मगर ये करते रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे ज़रूर गुफ्तगू। जी जी। हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है, ये बाकी जो है आबो हवा और ये वो और पानी गंदा और फलान ढमकान, मगर नॉइस पोल्यूशन जो है ना जी हमारे यहाँ, शोर शराबा और बेजा इतना बोलते हैं हम कि मैं हैरान होता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। मैं अक्सर जब इंटरनेशनल दौरों पे जाता हूं, कभी हैदराबाद, कभी अपना जेलम, एक दो बारी मीरपुर तक भी गया। इंटरनेशनल दौरे कहाँ से आ गए? अब मेरा मतलब है कि तबीयत अगर आप इंटरनेशनल कर लें तो इंटरनेशनल ही होता है वो। मैं ये देखता हूं कि पूरे पाकिस्तान में ये रवाज है बाकायदा ऊंचा बोलने का, या ये कह लें कि ये रवाज है कि शोर शराबे को बुरा ना समझने का। कभी भी आप यूरोप में या किसी महज़्ज़ब मुआशरे में किसी को ये इस आवाज में नहीं बुलाते हुए, और डेविड कम ऑन कम ऑन। यहां आप हर दूसरे तीसरे जगह के ऊपर लाजमन ये सुन, शहीद आ जा, इधर आ जा। अंग्रेजनियां ते भी नहीं ना करनियां, आ लैंदे तेरे प्यो नूं मैं तेरियां लत्तां तोड़वानी है। देखो ना यानी आप यहाँ सड़कों के ऊपर ऐसा ऐसा मुजाहरा देखते हैं। अभी मशीनरी को तो एक पासे कर देना, ट्रैफिक और मोटर शोटर ये वो हर चीज परे कर दें, जो मुंह से हम शोर कर रहे हैं। यार इंसान है हम या क्या है? मतलब खामखा ऊंचा बोल रहे हैं, खामखा। आप बाजारों में खड़े लोगों को बातें करते हुए सुने, ऐसे लगता है कि उनको ये पता ही नहीं कि इर्द गिर्द लोग फिर रहे हैं, इतना ऊंचा बोल। और हाजी साहब की गल सुनी, हाजी साहब कल कहने ले यार हाजी साहब ने अगर कुछ कह दिया है तो तुम्हें क्यों दौरा पड़ रहा है? अजीजी अक्सर लोग टेलीफोन पे भी हेलो आवाज नहीं आ रही है, और ये बस में बैठ के कर रहे होते हैं। नाला भाई जरा इंजन करन दिया। अच्छा, जबकि मौज़ेब अंदाज ये कि आप गुफ्तगू करें धीमे अल्फाज में, धीमे लहजे में, बल्कि आप बात करें, आहिस्ता बात करें, ज़रा दूसरा उस आपकी आवाज़ से, आपकी गुफ्तगू से उसको तकलीफ और परेशानी ना हो। लेकिन ये बात अजीजी बिल्कुल ठीक कर रहा है कि हम यहाँ पे हर बात को जोर से कहने के आदी हो गए हैं, चीख चीख कर बोलने के आदी हो गए। और आप जब इस तरह की बात करते हैं तो दूसरे शख्स को जो है वो इससे जरा तकलीफ होती है। अगर तकलीफ हो तो वैसे तो यहाँ में किसी को इस पे एतराज ही नहीं होता। ये बाकायदा हमारी सेहत पे असरअंदाज हो रहा होता है ये पोल्यूशन जो है, नॉइस पोल्यूशन। आप देखें कि ये अस्पतालों के सामने, स्कूलों के सामने, अच्छा अक्सर पहले बोर्ड लगे हुए नजर आते थे, मतलब स्कूल का, और नीचे लिखा होता था कि हार्न बजाना मना है, या अस्पताल का। अव्वल तो वो बोर्ड सारे खत्म हो गए हैं, अब आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। तो अगर पता भी है आपको, या बोर्ड कहीं खुदा ना खास्ता लगा भी हुआ है, या आपको खुद भी पता है कि भाई जी अस्पताल दी कंध शुरू हो गई है, तो अब जरा हम अपनी गड्डी को हारन ममनुआ कर लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आए सही कोई आगे और अस्पताल के आगे अजीजी भाईजान जोर से बजाते हैं। हाँ जी हाँ जी। और पता नहीं जो हमें अंग्रेज गड्डियां भेजते हैं उनका शायद गले साफ करके भेजते हैं। गाड़ियां वो ठीक भेजते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, हम ही यहाँ पे उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करके, उसके अंदर तब्दीली करके प्रेशर हॉर्न लगा लेते हैं उसके अंदर। हाँ जी, और उसे बजाते फिरते हैं। यार रेडियो पे चूरन वालों ने छाबियों पे हारन लगाए हुए, लाउड स्पीकर लगाए हैं। हाँ जी, खोते रेडी पे कोई चीज बेच रहा है, गधा गाड़ी के ऊपर गली में से गुजर रहा है तो हारन उसने लगवाया हुआ है फोर्ड ट्रक वाला। और बाहर तो अजीजी भाई हॉर्न को गाली समझा जाता है। जी, ये जब भी बाहर जाता है बहुत गालियां खाता है। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो हमें तो सड़क में भी टुरना नहीं ना आता। अजीजी कोई बोले ना बोले, मैं तो बहुत आहिस्ता बोलता हूँ आम लाइफ में। यार तुम एक डिसेंट आदमी हो और शायद थोड़े से मेरा हाल है बोले भी हो। अच्छा, ऐसी जगहों पे जहाँ पर इस तरह की नॉइस पोल्यूशन होती है,
वहाँ पे लोगों को सेहत के मसाइल, ख़ास तौर पे जो सुनने की जो कुव्वत है उसमें कमी का भी सामना नजर आता है। बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे यहाँ पे देख लें, वो शहर, वो जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, वहाँ अगर उनके कानों का टेस्ट कराया जाए तो ज़्यादातर लोगों के हवाले से ये बात नजर आएगी कि उनकी जो हेयरिंग पावर या कुव्वत समात है वो कमज़ोर पड़ गई है। हाँ जी, चूंकि कुव्वत समात के साथ होती बहुत है। देखो ना जरा, शोर शराबे के चपेड़े बज रहे होते हैं हर वक्त कानों के ऊपर। यार खवातीन हमारी घरों के अंदर, आप किसी गली में से गुजरे तो किसी ना किसी घर से हमारी किसी बहन की ऐसी आवाज आएगी कि बंदा स्कूटर तेज कर लेता है। मतलब बच्चों को चुप कराते हुए कि ना बोल, बच्चों को ये कहना है कि ना बोल, तेरा प्यो सुता है, तो बच्चे से ज्यादा शोर मचा रही। अखीर वो बेचारा आपा चादर हटा के कहता है कि बच्चे नु छाड़ दियो, तुसी बाज आ जाओ। और अब्बे की आवाज सुन के बच्चा और ऊंची रोना शुरू हो जाता है और अंदर से अब्बा कह रहा होता है, इससे वजह तो मैं घर नहीं गया था। अल्लाह वजह कोई और हुंदी है। ये बहुत ज्यादा कम अकली और बेवकूफी है कि आप ख्याल ही ना करें एक दूसरे का कम से कम ख्याल तो कम। मोहल्लों के अंदर शोर शराबा, ये भी अक्सर मैंने बात की है कि हम लोग दरवाजे के आगे पहुंच के इतना नहीं करते कि स्कूटर या गाड़ी से उतर के अपनी बेल दे लें जी। हम उधर अपने दरवाजे के आगे हारन बजाना शुरू कर देते हैं, हालांकि बेगम साहब 2.5 घंटे हो गए होंगे ने सुती होंगी। अच्छा, वो उठे ना उठे, मोहल्लेदार उठ जाते हैं, सारा मोहल्ला उठ जाता है जी। नाल वाला बेचारा अखा मलदा कहंदा ठहर जो भाई जी, मैं कैंटी भी जाना है। अच्छा अजीजी, एक और चीज भी है, ना सिर्फ ये बल्कि मोहल्ले के अंदर तकरीब होती है, आपके पड़ोस में कोई तकरीब होती है, कोई भी चीज है, उसके अंदर आप हाई वॉल्यूम के अंदर जो है वो गाने लगा देते हैं। आप उसके अंदर जो है वो अपने घर की खुशी की तकरीब है, अपने घर के अंदर आपकी जो है वो कोई भी इस तरह की तकरीब है, लेकिन उसमें आप दूसरे मोहल्लेदारों का ख्याल नहीं करते। उसके अंदर आप तेज आवाज में गाने लगा देते हैं। अब दूसरा मरीज है, कोई नहीं सुनना चाहता है, किसी के कानों पे वो गिरा गुजर रहा है, लेकिन दूसरे को इससे कोई गर्ज नहीं है। जी जी यार, ये झाबियों वाले, रेडियो वाले जो बेचने के लिए आते हैं सौदा जी, उनकी आवाज आप देखें, ओहो, मतलब वो उन्होंने एक बाकायदा पूरा गीत या को हंगारा बनाया होता है। कुल्फी 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 खोए वाली रियोड़ी कट्टा लाचीदारे, गोभी जे, आलू जे, टीडे जे, साडे कोल ते गोगा जे। मोहल्ले में अखबार बाजार बनाया। यानी हस्पतालों के अंदर आप चले जाएं, बल्कि मैंने जिस वजह से मैंने ये बात आज शुरू की या याद रह गई मुझे, मैं किसी की खबर लेने के लिए अस्पताल गया हुआ था, तो साथ वाले बेड के ऊपर उनके 3-4 लोग आए हुए थे उस मरीज की खबर लेने के लिए। तो कुछ देर बाद ऐसे मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि मेरा ख्याल है कि जो डॉक्टर साहब हैं, ये बाजी नर्स है ना, वो आके दोबारा उसको सारा चेकअप करेगी कि हुण इन्होंने इहदा की हाल किया। ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं यार, आप तीमारदारी के लिए आए हुए हैं या मजीद बीमार करने आए हो, और सिर्फ अपने मरीज को नहीं, चलो मरीज ते ताड़ा नाल ताड़े बेवकूफ बेचारा रलिया है, जो बाकी मरीज हैं किसी की शायद ज्यादा बुरी हालत है या शायद आपका शोर उसको तकलीफ दे रहा है। इसी तरह जब हम मोहल्लों में आते हैं तो शायद कोई साथ वाले घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, अब उसका बेचारे का अगर को केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का पर्चा है, और बार गली वाला जेड़ा है बेचारा वो वेचन पापड़ डे है, ते जेड़ा उन्हें हारन लाया वो कान पापड़ कर देंदा। ओ भाई, मैंने अस्पताल की वार्ड में एक बंदे को गर्म अंडे बेचते हुए देखा है। ओ यार, बस बस बस। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात जी। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं, प्यास को बुझना नहीं चाहिए वरना कुएं की तलाश रुक जाती है, और याद रखिए एक दरियाफ्त होने वाला कुआं कई जिंदगियां बांटता है। वाह वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।